Good evening, everyone. बताओ डाउट में क्या डिस्कस करना है। सर व्हाट्सएप करूँ क्या? हाँ, जो भी क्वेश्चंस में भेजने हैं मुझे मैसेज के थ्रू भेज दो। तो पार्ट टेस्ट का डाउट क्यों है? जो क्वेश्चंस हैं वो सेंड कर दो, मेरे पास पेपर्स तो होंगे नहीं। या फिर अपना जो ग्रुप है उस पर शेयर कर दो, मुझे बेटर रहेगा, एक साथ मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। सो डाउट्स ग्रुप पे भेजूं? हाँ, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अपन को अल्फा और के फाइंड करने को बोला है। ये क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो एक तो क्या कि Q इज इक्वल टू के इंटू पी इनवर्स हो गया। अब हमें Q वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट Q23 चाहिए, तो P इनवर्स वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। और P इनवर्स जो है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P होगा। तो Q23 के लिए अपन इस Q32 का कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। कोफैक्टर ऑफ स्मॉल p23 वो आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P आ जाएगा। यहाँ पुट करके अल्फा और के में इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है क्या मेथड? और वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ के पी इनवर्स ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा अल्फा और के में। डिटर्मिनेंट का मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ये जेई नहीं पूछा हुआ है। और इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ पी वाला कैलकुलेशन कर लेंगे और टू इक्वेशन टू वेरिएबल पी और के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में समझ आता है क्या? सिर्फ कैलकुलेशन वाला काम है। सर कौन सा ग्रुप ये पे भेजे? हाँ, ग्रुप पे फर्स्ट क्वेश्चन जिसने ये है, कहाँ गया? सो खुशी मैंने ने भेजा है। ओएपीएससी 3 वाले ग्रुप पे भेजा है। हाँ ठीक है, मैं एक बार अभी ओएबीजेसी 1 वाले में देख रहा हूँ और ओके। खुशी करके भेजा है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो समझ आ गया होगा। सर समझा। पेश कर सकते हो क्या? मतलब क्या ऑडियो नहीं आया मेरे पास? क्या बोला अभी? आप स्क्रीन शेयर करो, उस पर आप क्वेश्चन भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते अरे ये फोन पे चल रहा है, वो पैड पे चल रहा है। हो। ओके। एक क्वेश्चन अभी ये है कि अल्फा belongs to R and fx is given as cos inverse 1 minus fractional part of x square into sin inverse 1 minus fractional part of x upon fractional part of x minus fractional part of x का क्यूब। अब
इसमें कुछ खास बात है क्या? हमें अल्फा बताना है व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स गिवन है, तो अपन एलएचएल आरएचएल फाइंड कर लेंगे। जब हम आरएचएल की बात करेंगे तो आरएचएल के लिए तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को सिंपली एक्स से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब। और एलएचएल वाले केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम x माइनस बॉक्स ऑफ x लिखेंगे, एंड सिंस x अप्रोचिंग टू 0 है तो बॉक्स ऑफ x अप्रोचिंग टू 0 माइनस है, तो बॉक्स ऑफ x का वैल्यू -1 बनेगा, तो फिर इसको x प्लस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आरएचएल वाले केस में हमें हाँ। जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्म में मिल जाएगा, x के प्लेस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के प्लेस पे x प्लस 1। अब तो फ्रैक्शनल पार्ट हट ही गया, तो सिंपल मैनर में सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। अगर अपन को टेट्राहेड्रॉन में ऑल 4 वर्टिसेस बता रखे हैं, तो इसमें तुम्हें कौन सा ऑप्शन पूछना है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन बोला कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 इज अ वेरिएबल प्लेन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 4 वर्टिसेस, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आर 7, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 2 यूनिट। सर ये ऑप्शन व्हिच वन? ए। इस वाले प्लेन का इन तीनों से डिस्टेंस इक्वल, इन चारों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, then maximum number of possible triplets of ABC are 7. क्वेश्चन है एबीसी को इंटीजर नहीं बोला है ना कहीं? तो 7 ही क्यों आएंगे? इसमें तो या तो हम डिस्टेंस फाइंड करके चेक करें, डिस्टेंस फाइंड करना तो लेंथी हो जाएगा। तो मान लो इस तरह से कोई है, इस चारों पॉइंट्स की माने बिल्कुल। अब इन चारों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में कितने प्लेन्स बन सकते हैं? तो अगर वैसे ट्राइंगल में बोले तो ट्राइंगल में अपन ये कहते हैं कि अगर हमें लाइन चाहिए और ये लाइन तीनों से इक्वल डिस्टेंस है, तो ये इनके मिड पॉइंट से पास करने लाइन हो जाएगी, तो ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, इससे और इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर अपन वही लॉजिक लगाएं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि अगर अपन को टेट्राहेड्रन में ये बेस हो गया ओ ए बी सी मान लेते हैं, तो अगर अपन ए बी सी के पैरेलल लें
और फिर ओ ए, ओ बी और ओ सी के मिड पॉइंट से पास कराएं, तो ऐसे एक प्लेन आ जाएगा, वो इन चारों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मैं बोल रहा हूँ एक प्लेन क्या हो गया, पैरेलल टू एबीसी प्लेन एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब इस टाइप से कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं? ये अपन को 4 पॉइंट्स गिवन है, तो 4C1, जिससे अपन ने ओ यानी कि ये वाले वर्टेक्स का सिलेक्शन कर लिया, तो 4 केस यही बनेंगे, और कुछ भी हो सकता है क्या? अच्छा, ट्राइंगल वाले नहीं। थोड़ा ये तो 3D में सोचना पड़ेगा, अभी तो डायग्राम वाइज अगर हमने ये लिया तो इनके सॉल्यूशन में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्या? ये चार प्लेन तो समझ आता है, चार प्लेन तो कौन से होंगे, ये वाले चार प्लेन हो जाएंगे। लेकिन अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो अपन कोई साइड वगैरह की बात करें कि ऐसे भी प्लेन होंगे जो, मान लो वर्टेक्स बी और सी की बात करें, तो वर्टेक्स बी और सी, अच्छा एक्सप्लेनेशन सा क्यों नहीं है? Any plane passing through midpoint of segment xy could stand from x and y as in any plane parallel to xy. For a plane to distance from the four corners of tetrahedron, it must be parallel to some of the edges and pass through middle point of the other edges. If it is parallel to one side of tetrahedron, it can cut other three edges in the middle. अच्छा, ये तो ये वाली बात हो गई कि अपन ने यहाँ पे ABC के पैरेलल लिया है, तो ये अदर थ्री एजेस को मिडिल में कट कर रहा है, ठीक है। एंड देयर आर फोर सच प्लेन्स, ठीक बात है। इफ इट इज पैरेलल टू टू अपोजिट एजेस, then it must be perpendicular to their common normal, okay, and if it cuts that perpendicularly in the middle, then it will be equidistant from all four vertices. There are the 7 such planes. ये वाली बात भी एक बार देखो, समझ आ रही है क्या कि अगर हम अपोजिट एजेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ए बी और ओ सी की बात कर रहे हैं अपन, तो मान लो ये ए बी है और ये ओ सी है, तो ए बी और ओ सी स्क्यू लाइंस होंगी। ए बी और ओ सी का जो कॉमन नॉर्मल है वो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये अभी दोनों पे नॉर्मल है। अब ये जहां पे कट कर रहा है
उसके मिड पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर, वो वाला प्लेन भी ए बी ओ और सी इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। बट अब उसके बाद जो इन्होंने बोला कि देर आर 7 सच प्लेस, इस 7 कहां से लिया है? फोर तो पहले आ गए थे, अब ये 3 और यहां से कैसे आ गए? इस टाइप की सिचुएशन कितनी बनेगी कि अपन ने 4 पॉइंट्स का 2 का ग्रुप बना लिया, और 4 पॉइंट्स के 2 के ग्रुप बनाने के नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे। तो ये कितना होता है? ओके ओके, 3 प्लेन्स यहाँ से आ गए। एक बार देखना, 4 यहाँ से आ रहे हैं, 3 यहाँ से आ रहे हैं। ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट समझ आया था क्या पहले कि 4 प्लेन्स तो ये वाले बन जाएंगे जो एक फेस के पैरेलल होंगे और रिमेनिंग 3 एजेस के मिडिल पॉइंट से पास कर रहे होंगे। और आगे अब बोला इन्होंने कि कोई भी 2 अपोजिट साइड्स अपन ने लिए, तो अपन ने अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी और ओ सी को लिया तो ए बी एंड ओ सी स्क्यू लाइंस हैं। ए बी एंड ओ सी के जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, जो उनकी कॉमन नॉर्मल है, वो ये है। तो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनके मिड पॉइंट से पास करने वाला प्लेन, और ऐसे प्लेन्स टोटल 3 आएंगे बिकॉज अपने पास 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 वर्टिसेस के अपन ने 2 के ग्रुप बना लिए, और 4 पॉइंट्स के 2 के ग्रुप बनाने के टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे। तो 3 प्लेन्स यहां से मिल रहे हैं, टोटल 7 प्लेन्स मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी, एंड दिस इज ओमेगा रेज़ टू पावर ये 20171 आर, ओमेगा रेज़ टू पावर 2018 2020 and 2019 if matrix A is non-singular matrix and P, Q and R are omega and omega square, इनमें से कुछ भी, then total number of such matrices. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लो। जैसे इसके सॉल्यूशन में ये वन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर ओमेगा -1 इंटू पी ओमेगा -1 आ रहा है, तो क्यू पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो क्यू के लिए तो अपने पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों एक्सेप्टेबल है। अब इस पहले हम अगर इसको 0 बनाए तो ये 0 कब कब बन सकता है? तो 0 बनने के लिए या तो आर जो है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाए, या फिर पी ओमेगा स्क्वायर हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर अपन क्यू को हटा दें पहले, तो आर और पी के लिए अगर आर ओमेगा स्क्वायर है इस सिचुएशन में पी का वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, और पी ओमेगा स्क्वायर में आर का वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। तो टोटल ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर टोटल 3 केसेस बने। या मैं तो सिंपली बोल दूं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नॉन जीरो करना है तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन आर इज इक्वल टू ओमेगा, पी इज इक्वल टू ओमेगा एंड क्यू का वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। तो ओनली 2 केसेस ही आ रहे हैं। समझ आ गई क्या? इसका भी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो सीधे ही नॉन जीरो कर देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नॉन जीरो करने के लिए
आर एंड पी दोनों ओमेगा फिक्स हो गए, बिकॉज दोनों में से कोई भी एक ओमेगा स्क्वायर होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, और सिंस क्यू का रोल नहीं है तो क्यू के लिए दोनों ही केसेस एक्सेप्टेबल है। वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन आर 28। ये वाला क्वेश्चन तो रॉन्ग है। इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये जेई हाँ मेन पे लिखा हुआ है, जेई मेंस का ये जेई मेन ने मिस्टेक किया था, और इन्होंने क्या किया, इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n+2 c2 यूज कर लिया, व्हाइल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन 2n+1 ही होगा। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग वो है। लोग ने डिसिमिलर वाले टर्म्स का फॉर्मूला यूज किया था ना इसमें। हाँ इन्होंने मतलब ये या तो अगर प्रॉपर्ली बनाया जाए तो अपन इस वाले x को y कर दें तब ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहे? हाँ सर। वन प्लस आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 3 raised to power r 10 cr plus r times 10 cr is equal to something। तो अपन को कुल मिला के अल्फा बीटा चाहिए, राइट? अल्फा बीटा फाइंड करने में डाउट है या फिर आगे सॉल्व करने में डाउट है? जिसका डाउट है किसका ये? तेजस्वी सिंह। हाँ सर। अल्फा बीटा रिक्वायर्ड है या फिर उसके बाद का पार्ट में डाउट है? किसमें डाउट है? सर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के लिए r varying from 1 to 10 10 cr 3 raised to power r, और r varying from 1 to 10 r times 10 cr। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें तो r इज इक्वल टू 0 वाला टर्म मिसिंग है, उसको जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 1 प्लस 3 raised to power 10 बन जाएगा। तो देखो फर्स्ट वाले का समेशन ये आ गया, हाँ सर। और सेकंड वाले केस में r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये प्रॉपर्टी का यूज किया तो इट बिकम्स 10 into 10 minus 1 CR minus 1, R is varying from 1 to 10। और ये जो है ये सीरीज अभी कंप्लीट है और इस सीरीज का सम 2 raised to power 9 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है ये 1 प्लस ये 1 1 भी कैंसिल ही हो गया, तो 4 raised to power 10 प्लस 10 टाइम्स 2 raised to power 9 हो जाएगा। तो कंपेयर करके अल्फा बीटा मिल जाएगा। हाँ सर। Number of isosceles triangles formed by joining vertices of 2019 sides regular polygon is m, then digit at tens place of m। 2019 3 से डिवाइड होता है क्या? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपन ने कोई भी एक वर्टेक्स यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मतलब कोई भी एक वर्टेक्स कर लिया, तो अगर अपन यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, मान लो ये P1 है, तो अगर अपन ने इससे 4 पॉइंट्स के बाद P5 लिया तो यहाँ से 4 पॉइंट्स के बाद जो भी आएगा वो वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन वाले ये पॉइंट्स कितने बनेंगे? 2019 माइनस 1/2, तो ये 1009 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला केस प्रॉब्लम करेगा, उस वाले केस को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। तो केसेस को अलग से लिखना होगा। चलो फिर अलग से कर लेते हैं। अच्छा इक्विलैटरल तो कोई एक ही बनेगा ना? हाँ मतलब वो बस अलग कर दो, तो अब हमने इक्विलेटरल तो एक ही बनेगा, उसको अलग कर लिया, और जो रिमेनिंग अभी यहाँ पे पॉइंट्स बचे वो अभी 1008 माइनस 1 यानी कि 1007 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो हमने 1007 पॉइंट में से कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग इसके लेफ्ट साइड पे पॉइंट फिक्स हो जाएगा।
ठीक है, तो 1007 इसने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल से तो पूछा है, तो यहाँ पे 1007 इंटू फर्स्ट पॉइंट के सिलेक्शन के लिए अपन ने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं 2019, और ये सारे, इनमें तो कोई रिपीटेशन होगा नहीं, और नहीं एक ही क्यों बनेगा, इक्विलेटरल भी, इक्विलेटरल में कई सारे बनेंगे, इक्विलेटरल के लिए तो अपन को बोलना चाहिए 2019 अपॉन 3 इक्विलेटरल बनेंगे, 2019 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हुआ था 1009। एक मिनट ये करेक्शन करना, यहाँ पे 1009 है, तो 1008 C1 इंटू 2019 C1 प्लस 2019 अपॉन 3, ये आंसर समझ आता है। तो वो Yes. 2019/3 क्यों आया? बिकॉज टोटल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए अपन पहले एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें, तो एक पॉइंट को सेलेक्ट करने के 2019 वेज हैं, एक पॉइंट को सेलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। लेकिन हमने जो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया था वो 2019 नंबर ऑफ वेज से किया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेलेक्ट फर्स्ट वाला सिलेक्टेड पॉइंट ए है और फिर बी और सी अपने आप सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन हो सकता है फर्स्ट वाला सेलेक्टेड पॉइंट बी हो जाए, उस केस में सी और ए अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सेम ट्रायंगल हमने 3 बार सेलेक्ट कर लिया, हाँ सर समझा। तो इसलिए उसको बाई 3 कर दिया। सर आपने ऊपर वो 1 + 1009 - 1 नहीं, क्यों लिखा है? वन ये वाला वन हटा दो, मैंने पहले एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये वाले बनेंगे। तो हमने अभी क्या किया फाइनली कि जो फर्स्ट पॉइंट है P1, अगर हम इक्विलेटरल नहीं बना रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए 2019 C1 समझ आ गया। हाँ फिर सर। फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद हमने कहा कि ओनली इस साइड में जो पॉइंट्स हैं, एक साइड में, उनमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सिमेट्रिक वाला पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करने से ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाएगा। तो इस साइड में पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए पॉइंट्स थे कितने 1009, इक्विलेटरल हटाने के लिए एक पॉइंट हटा दिया तो 1008 पॉइंट्स बचे, और 1008 पॉइंट में से कोई सा भी एक पॉइंट का सिलेक्शन कर दिया। सर अगर हमने वो सेकंड पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिलेक्ट कर लिया तो लाइन बन जाएगा ना? नहीं, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, तो डायमेट्रिकली अपोजिट कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। गॉट इट, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली डायमेट्रिक अपोजिट में कोई पॉइंट ही नहीं होगा। हाँ सर। In each of a set of games, it is 2:1 in favor of the winner of previous game. If the chance that the player who wins first game shall win at least 3 in next four में at least 3 के लिए win लास्ट में कुछ भी हो जाए, win lose win और lose win। ऐसे तो इनफाइनाइट केस बनेंगे ना? नहीं नेक्स्ट 4 ही तो है, बस ये 4 केस बनेंगे। अरे हाँ। तो और सिंस विनर के फेवर में 2:1 का प्रोबेबिलिटी है, दैट मींस 2/3 का प्रोबेबिलिटी है, तो इसका आंसर तो फर्स्ट केस का 2/3 सेकंड का 2/3 1/3 थर्ड में 2/3 1/3 2/3 एंड लास्ट में 1/3 2/3 ये आंसर आ जाएगा। देखो केसेस और करस्पॉन्डिंग नंबर समझ आते हैं। हाँ सर। यहाँ पे ये तो इसके लिए अपन ने बोला, लेकिन सिंस इसने थर्ड गेम लूज किया है तो फिर फोर्थ गेम को विन के लिए उसका प्रोबेबिलिटी अब चेंज हो जाएगा, यानी कि जो विनर दूसरा वाला हो गया तो इसी के विन होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर समझा।
ये रेशनलाइज करके हो जाएगा ना इंटीग्रेट, इसमें डाउट कुछ है क्या? सर वही मेथड नहीं स्ट्राइक हो रहा था, अभी हो गया। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड तो डायरेक्टली रूट ओवर क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशंस हैं, और इसको पहले अपने रेशनलाइज किया तो ये सारा टर्म ऊपर पहुंच जाएंगे और दोनों अलग अलग इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके सर। रचित ने ये जो भेजा है, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पूछना है इसमें? सर 18th और 20th दोनों। Number of functions f is defined from 1 to 3 up to 10 to 1 to 3 up to 10 such that f of I plus f of j is equal to 11 for I every I and j, नहीं, for every I and j such that I plus j is equal to 11। और अपन को ऐसे के फंक्शंस बोल रखे हैं 625 के, तो अपन को के फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो whenever I plus j is equal to 11, f of I plus f of j must be 11, ये कंडीशन है। तो I plus j 11 के लिए क्या क्या सिचुएशंस हैं? 0 by 0 I वाले को 1 to 10 कुछ भी ले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग j वाला अपने आप फिक्स हो जाएगा। हाँ सर। और तो मतलब कि I को फिक्स करने के अपने पास, या I plus j को 11 बोलने के अपने पास 10 केसेस हैं। हाँ, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फिक्स कर लो। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल I इज इक्वल टू 1 है, j इज इक्वल टू 10 है, उस सिचुएशन में हमें f of 1 प्लस f of 10 को भी 11 करना है, और f of 1 और f of 10 भी 1 to 10 कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो f of 1 प्लस f of 10 के 11 होने के टोटल नंबर ऑफ वेज 10 हो गए। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे हर एक केस में, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ 1 1 का तो कुछ बोला ही नहीं है, कोई सी फंक्शन बना दें, तो इन एवरी केस f of 1 और f of 10 मतलब इस टाइप से दो एलिमेंट्स को फिक्स करेंगे तो 10 वेज हो जाएंगे। और अभी इसमें जो रिमेनिंग है f of 2 से लेके f of 9 तक के केसेस, इन सबको रिलेट होने के लिए टोटल 2 रेज टू पावर 10 ऑप्शंस हैं। 2 रेज टू पावर 10 नहीं, टोटल 10 रेज टू पावर 8 ऑप्शंस हैं, बिकॉज f of 2 इन सारे नंबर्स में से कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओह नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ने एक ही फंक्शन में सारी कंडीशंस लगाने का बोला है, तो ओके, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम f of 1, f of 2, f of 3, f of 4 और f of 5 इनको फिक्स कर दें तो f of 6 से लेके f of 10 तक के जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। हाँ। और f of 1 को फिक्स करने के टोटल नंबर ऑफ नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ केसेस 10 है। f of 1 कोई भी वैल्यू ले सकता है, f of 2 कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो टोटल 10 रेज़ टू पावर 5 बेस तो इनको फिक्स करने के लिए हो गए। और रिमेनिंग को फिक्स करने का सिर्फ एक ही तरीका कि अगर हमने f of 1 को लेट से 3 बोल दिया तो f of 10 जो है वो 8 हो ही जाएगा। हाँ समझ सर। आएगा? तो 10 रेज़ टू पावर 5 समझ आता है? हाँ सर। अब इसका एक बार आंसर और कंफर्म कर लो, बिकॉज इसमें 625 टाइम्स के लिखा हुआ है, तो 625 तो 5 रेज़ टू पावर 4 ही होता है ना। हाँ सर 160 दिया है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में द बेस्ट ऑफ 9 series to be played between two teams T1 and T2, that is first team to win 5 games is the winner. T1 has a chance 2 by 3 of winning. Let everybody try together. Exactly 7 games will need to be played to determine a winner.
best of 9 played. T1 what is the first term? First from win 5 games. तो अगर exactly 7 games में सीरीज खत्म हो रही है तो यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई होंगी कि अपन अगर फर्स्ट के जो 6 गेम्स हैं, अगर अपन ए टीम की बात करें, फर्स्ट टीम की बात करें, उसको ए और बी बोल देते हैं, तो 7th गेम तो ए ने विन किया होगा और इन 6 गेम्स में से अगर हम ए को जिताने की बात कर रहे हैं तो 4 ए और 2 गेम्स बी ने जीते होंगे, या फिर सीरीज को खत्म होने के लिए ऐसा हो सकता है कि बी ने सीरीज जीता हो और बी ने सीरीज जीता होगा तो इनमें से 4 गेम्स बी ने और 2 गेम्स ए ने जीते होंगे। तो देखो ये 2 सिचुएशंस हैं, तो ये तो बाइनोमियल से अपन सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पे अगर हम 6 की बात करें तो 6 में से 4 गेम्स को ए के जीतने के लिए 6c4 2/3 raised to power 4 1/3 raised to power 2 और फिर लास्ट वाला गेम भी ए जीते तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 6c4 1/3 raised to power 4 2/3 raised to power 2 और 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर सीरीज को 7 गेम्स पे एंड होना है तो इसका मतलब कि कोई एक ने 5 गेम्स जीत लिए होंगे विद इन 7 गेम और 7th पे ही एंड हुई है, तो लास्ट वाला जो गेम है वो विनर ऑफ द सीरीज ने ही जीता होगा। हाँ सर समझा। सो पहले वाला क्वेश्चन दिखाओ ना, 19th वाला। First A contains 9 green 1 red ball. First B contains 10 balls, all of them green. तो सर वो हो गया था। अभी बताना 19 या नहीं? नहीं सर मैं बोल रहा था एक बार ऊपर स्क्रॉल अप करो ना। अच्छा ओके, हाँ सर हो गया। an electrical system has open close switches S1 S2 S3. The switches operate independently with current flow closed. The circuit will work. Circuit will work when either S1 is closed or S2 and S3 is closed or all closed. So 12th में S1 closed, S2 and S3 closed. मतलब ये काइंड ऑफ यूं है कि अगर इवेंट ए है कि S1 क्लोज्ड है, इवेंट बी है कि S2 एंड S3 क्लोज्ड है, तो अपन को P ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है और P ऑफ A यूनियन का मतलब कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो S1 के क्लोज होने का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने हाफ बोल रखा है, S2 एंड S3 के क्लोज होने के लिए 1/2 into 1/2 हो जाएगा और इसका मीनिंग क्या हुआ कि S1 S2 और S3 तीनों ही क्लोज्ड हैं, तो 1/2 into 1/2 into 1/2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हेड्स एंड टेल्स की तरह देख सकते हैं कैसे? कि मतलब कोई एक स्विच ऑन होगा तो उसको हेड्स मानते हैं, कोई एक स्विच बंद होगा तो उसको टेल्स मानते हैं। तो जो पॉसिबल वेज है कि इधर लैम्प ग्लो होने के ऐसा होगा कि S1 ऑफ होगा या फिर S2 S3 ऑफ होगा या तीनों ऑफ होंगे। हाँ नहीं मतलब इसमें Because कॉइन्स का मतलब जो तुमने स्टेट वाला वो तो करेक्ट है, लेकिन कॉइन का यूज कैसे कर रहे हो? तो ये कॉइन में तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि तुम कितने कॉइन्स कंसीडर कर रहे हो। तो 3 ही ना, बिकॉज 3 केसेस है और यहाँ पे दिया है कि तीनों का प्रोबेबिलिटी और स्विचेस भी हाफ है, तो वो मतलब कॉइन के हेड्स और टेल्स के प्रोबेबिलिटी से मैच कर रहा था। नहीं वो वाली बात सारी ठीक है, लेकिन तुमने इसको कॉइन से कंपेयर करने से बेनिफिट क्या लिया? तो मतलब केसेस बाद में ऐसा हेड्स टेल्स टेल्स जो 8 केस आते हैं वो पता चलता है ना, तो डायरेक्ट उसको देख के ही कर सकता है। अच्छा तुमने ऑल के 8 केसेस वो लिख लिए HT, हाँ कर सकते हो, फिर काउंट करके कर सकते हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे अपन को ये करना है कि S1 या तो वो सारे केसेस जिनमें S1 अगर तुम हेड बोल रहे हो तो हेड आ जाए फर्स्ट वाले कॉइन पे और सेकंड और थर्ड पे कुछ भी आए चलेगा, या फिर वो केसेस जब सेकंड एंड थर्ड दोनों पे हेड है और फर्स्ट पे कुछ भी आए चलेगा, तो ये वाले केसेस काउंट कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर।
In math paper, 3 sections A, B, C. Section A is compulsory. Out of section B and C, a student has to attempt any one. A, B, C 3 sections हैं, and B, out of B and C, student has to make one. Passing the paper means passing in A and passing in B or C. Okay. स्टूडेंट के सक्सेसफुल होने के लिए अब उसको ए वाला सेक्शन तो पास करना ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन ए इज पी. अब उसने मतलब जो पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसने बी एंड सी में से एक अटेम्प्ट किया है ना, तो ए करना है और बी किया है, या फिर ए किया है और सी किया है, बस खत्म. इसमें तो कुछ खास बात क्या है? सर मतलब ये क्वेश्चन बुकलेट में 2 या 3 जगह अलग अलग जगह है सेम क्वेश्चन, हर जगह अलग अलग आंसर है. The probability of the student passing in A, B and C is P, Q and half. तो हम बोल रहे हैं कि वो उसने A और B में पास हुआ होगा, ठीक है, या फिर A और C में पास हुआ होगा. तो A एंड B में पास होने की प्रोबेबिलिटी P इंटू Q हो जाएगी, A एंड C में पास होने की प्रोबेबिलिटी P इंटू हाफ हो जाएगी. तो P इंटू Q प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ. ये इक्वेशन जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो सारे ऑप्शन आंसर हो जाएंगे. तो देखो चेक करके जो ऑप्शन गिवन है वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, आंसर जो गिवन है. 2 ऑप्शन कर रहे हैं. हाँ, तो वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे. दोनों करेक्ट नहीं दे रखे? नहीं, सिंगल करेक्ट है. कौन कौन से कर रहे हैं? जो बी और सी है दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं. P is equal to half, Q is equal to half, P is equal to 1, Q is equal to 0. हाँ सही है, तो फिर B और C दोनों ही करेक्ट हैं. बस आंसर पीछे डी दिया है. D क्या है? D? हाँ सर एक और हाफ आएगा ना, क्योंकि बी क्यों? और सी में हम लोग हाफ भी तो अच्छा, चूज राइट करेंगे. राइट 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 राइट. B और C में से कोई भी एक सेलेक्ट करने के लिए हाफ और आ जाएगा, तो ये नंबर 1 बन जाएगा. देखना तुमने भी सेम मिस्टेक की थी जो मैंने की थी. हाँ सर. ओके. अल्फा बीटा into delta beta is equal to gamma gamma gamma, all different digits. तो कुल मिला के अपन को अल्फा बीटा गामा डेल्टा बताने हैं. तो ये जो नंबर है गामा गामा गामा, ये गामा इंटू 111 है, यानी कि ये गामा इंटू 37 इंटू 3 है, और 37 प्राइम नंबर है. तो इनमें से कोई एक नंबर 37 हो सकता है और दूसरा नंबर गामा इंटू 3 हो सकता है. बट ऐसे तो कई सारे केस बन जाएंगे. अच्छा, अगर हम 37 को यानी कि गामा को अगर 1 ले रहे हैं, तो हम सेकंड नंबर को 3 बोल रहे हैं, तो 3 हो नहीं सकता सेकंड नंबर, बिकॉज वो 03 बन जाएगा. इन्होंने नंबर्स को 1 to 9 बोला है. ओके, तो इसका मतलब कि थर्टी सेवन को हमें कोई ग्रेटर देन 10 नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो 37 इंटू 11 कितना होता है? लेकिन 11 तो लेना ही नहीं है, बिकॉज अपन को 3 का मल्टीपल लेना है. तो 37 इंटू 12 ले सकते हैं, तो गामा का वैल्यू 4 हो सकता है. समझ आ रहा है? हमें जो नंबर चाहिए वो 3 डिजिट का चाहिए, तो हमने कहा कि ये 3 डिजिट का चाहिए, लेकिन ये वाला जो नंबर है वो 2 डिजिट का चाहिए. और इनमें से अगर अपन एक को 37 कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा. तो 3 का नंबर, 3 का मल्टीपल और 2 डिजिट का नंबर 12 हो सकता है. ठीक है, अब एक बार मैक्सिमम वाला केस देखिए. मिनिमम तो यहाँ से शुरू करेंगे. मैक्सिमम के लिए
हमें 37 इंटू सम 2 डिजिट नंबर और ये मैक्सिमम 999 चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा गामा, ये हो गया 111 सॉरी 9 इंटू 111 और 3, तो गामा का वैल्यू 27। तो देखना कि गामा का जो वैल्यू है, एक मिनट, गामा तो सिंगल डिजिट का ही है, मैंने कुछ रॉन्ग किया है क्या? हाँ, गामा का वैल्यू 9 ही आ रहा है, गामा का वैल्यू 4 से लेके 9 तक समझ आता है। यस सर। अब गामा फिक्स हो जाएगा तो फिर तो अल्फा बीटा डेल्टा फिक्स हो जाएंगे। तो आपको बीटा 7 आ गया ना, अगर आपने अल्फा बीटा डेल्टा बीटा में बीटा कॉमन है तो 37 का 7 ही होगा। इसमें मुझे ये है 37, मतलब ये तो एक केस हो गया, अगर हम तो इस 12 नंबर ले ही नहीं सकते है ना, क्योंकि 666 ले लें, मतलब 666 टाइप का कुछ, तो इसमें से 2 भी एक आ जाएगा, तो 37 इंटू 2 भी बन सकता है। हमें तो वो सारे केसेस मैच करने पड़ेंगे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा बीटा 37 हो सकता है। अगर अल्फा बीटा 37 हो गया तो फिर डेल्टा बीटा जो है इसमें यहाँ पे 7 फिक्स हो गया, और अभी हम गामा बोल रहे हैं 4 to 9, तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से केस ऐसे हैं जब डेल्टा बीटा के लास्ट में 7 आ रहा है। अगर यहाँ से कुछ एक आंसर मिल गया तो वो हो जाएगा, अगर यहाँ से हो सकता है एक भी केस ऐसा नहीं मिला तो फिर अपन क्या करेंगे, अल्फा बीटा जो है वो 37 का डबल हो सकता है, तो उस केस में डेल्टा बीटा के लास्ट प्लेस पे 4 आ जाएगा, और अगेन सेम मेथड से चेक करेंगे कि गामा का वैल्यू 4 to 9 फिक्स करने के बाद डेल्टा बीटा को ऐसा नंबर मिल रहा है कि जिसके लास्ट प्लेस पे 4 आ रहा है। देखो मेथड समझ आ जाएगा ये। सर बट इधर हम लोग को मल्टीपल केसेस की बनाने की जरूरत है क्या? लाइक डायरेक्टली एक केस जो मिली है उससे सॉल्व कर सकते हैं? कौन सा केस, कौन से केस से सॉल्व करते हो बोलो? सर वही, लाइक अगर हम लोग ने 37 सोच लिया, नहीं, 37 तो प्राइम नंबर है, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक नंबर जो अल्फा बीटा टाइप का है वो 37 मिनिमम हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि 37 ना हो और उसका डबल हो जाए। हम ये करें कि अगर अपने अल्फा बीटा को 37 सोच लिया तो बीटा हमें 7 मिल गया, ठीक है। अब गामा का वैल्यू 4 से 9 है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई केस ऐसा पॉसिबल है क्या जब ये 37 और ये फॉर एग्जांपल 17 या 27 या 37 ऐसे कुछ बन जाए आगे सर तक। 27 होता है ना, लाइक वो मतलब हिट एंड ट्रायल पे चेक करेंगे तो। हाँ, तो अगर 27 में बोला कि अगर 27 आ गया तो यहीं पे आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर 27 नहीं आता तो फिर अपन ये वाला केस भी चेक करना पड़ता है अपन को। ओके सर। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि a z1 b z2 c z3 be 3 distinct points on this circle mod of z equal to 4, minimum value of alpha z2 plus 1 minus alpha z3 minus z1 is given by z1 minus z2 into z1 minus z3 upon k. The value of k is, तो ये तो हो गया z1 z2 को कुछ अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा में डिवाइड करने वाला पॉइंट। देखो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये कौन सा पॉइंट है, ये z2 और z3 को
अल्फा 1 माइनस अल्फा इसको अल्फा में डिवाइड करने वाला है, लेकिन हमें इसको मिनिमाइज करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे अच्छा ये तो फिक्स है, तो ये अल्फा z2 माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस z3 माइनस 4 का मॉड। अगर हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये ओवरऑल मिनिमाइज होगा, और ये मैक्सिमाइज कब होगा कि अगर z2 z3 को अपन किसी रेशियो में डिवाइड करें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट का रीजन से डिस्टेंस मैक्सिमम कि ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाए, ये पॉइंट यहाँ का पहुंचेगा जब z2 और z3 सेम बन जाए, और z2 और z3 सेम बन जाएगा तो ये तो फिर 0 ही बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला है, तो z2 और z3 सेम नहीं हो सकते। इसके सॉल्यूशन में क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है देखो, यहाँ पे ये तो हो गया कि z2 को z2 z3 को 1 माइनस अल्फा इज टू अल्फा में डिवाइड करने वाला पॉइंट, और इस पॉइंट का z1 से जो डिस्टेंस है वो मिनिमाइज करना है। अब z1 से जो डिस्टेंस है वो मान लो z1 वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं भी होगा, तो ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगा जब हम इसको मिड पॉइंट मान के यहाँ पे ले जाएं, तो लेकिन डिस्टेंस मिनिमम कितना भी हो सकता है। दिस इज लेंथ ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग ए विद पॉइंट ऑन बी सी, ठीक बात है, मतलब ये तो अपन कर ही रहे हैं कि ए वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन किया तो इसका लेंथ है। अब इसका मिनिमम वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन ए, अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन ए, ठीक है, बट ये तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। चलो ठीक है, ऑल्दो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कोई बहुत डिटेल यूज तो नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। तो 2 डेल्टा अपॉन a इज इक्वल टू bc अपॉन 2r इज दैट मींस k इज इक्वल टू 8। देखो थोड़ा सा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का यूज है क्या, कि अगर हम एक ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया हम डेल्टा से नोट कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड जो साइड लेंथ है वो स्मॉल एबीसी है, तो एरिया को हम हाफ इंटू पी इंटू ए, ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड पी है, तो यहां से P इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन ए आ जाएगा। और सेकंड कि जो सरकम सर्कल है, अगर हम इसका सरकम रेडियस कैपिटल R बोलते हैं तो साइन रूल में A अपॉन साइन A इज इक्वल टू 2R होता है, और डेल्टा इज हाफ AB साइन C या हाफ BC साइन A या कुछ भी। तो अगर अपन यहाँ पे बोले तो अगर अपन ने डेल्टा को हाफ BC साइन A लिखा, ये वाले डेल्टा को, और यहां से स्मॉल a को 2r साइन a लिखा, तो ये b इंटू सी अपॉन 2 इंटू आर ऐसे आ रहा है। अब b और c ये वाले साइड लेंथ्स हैं, तो जो k है वो 2r हो जाएगा, और 2r सर्कल का डायमीटर है, दैट इज इक्वल टू 8। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पॉइंट्स के लिए दे रखे हैं।
evaluate limit n approaching to infinity half tan x by 2 plus half square tan x by 2 square and so on. अगर अपन tan x माइनस cot x कंसिडर करें तो ये tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन tan x इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 tan x दैट इज माइनस 2 tan 2x. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि tan x प्लस 2 tan 2x is equal to cot x. ओके तो अगर हमने यहाँ पे ये रखें कि tan x माइनस cot x इज इक्वल टू माइनस 10 नहीं ओ ठीक है ये tan 2x नहीं बन रहा ये cot 2x बन रहा है. अब ठीक है अब अपन ने क्या किया इस वाले पॉइंट को यूज करने के लिए ये जो लिखा हुआ है सबसे लास्ट में 2 raised to power n tan of x upon 2 raised to power n इसको अगर ये वाला पॉइंट कंसिडर करें तो हमें फिर इसके साथ 1 upon 2 raised to power n cot x upon 2 raised to power n चाहिए और ये इसके इक्वल का मतलब 1 upon 2 raised to power n तो कॉमन ही है माइनस 2 cot x upon 2 raised to power n minus 1 ऐसे बन जाएगा. तो जो लास्ट टर्म है उसमें हमने बस ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली जो ये समेशन ऑफ सीरीज है ये क्या बनेगा कि अभी मैं ओनली फर्स्ट टर्म को तो चलो एज इट इज लिखा फिर जो सेकंड लास्ट टर्म है वो होगा ये और सबसे लास्ट में जो है इन दोनों को कंबाइन करने के बाद बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 कॉट ऑफ x अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 और सिंस ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हमने अलग से डिवाइड भी कर रखा होगा सॉरी ऐड भी कर रखा होगा तो ये अब ये तो हमेशा अपन को एज इट इज छोड़ देना है. अब सेम प्रॉपर्टी इन दोनों टर्म्स में अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म्स फर्दर रिड्यूस हो जाएंगी और ऐसा अगर अपन पूरा स्टार्टिंग तक जाएंगे तो ये वाला जो नंबर है ये माइनस कॉट ऑफ x और ये नंबर एज इट इज तो सीरीज का सम ओनली ये आ जाएगा. अब तुम्हें इसमें n अप्रोचिंग टू 0 लगाना है n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाना है बस तो इसकी लिमिट आ जाएगी और ये तो एज इट इज रहेगा. ठीक है सर थैंक यू. Z into 1 plus A is equal to B plus iota C. A square plus B square plus C square is equal to 1. Then 1 plus iota Z. ये मेरे पास प्रॉपर नहीं आ रहा पिक्चर में क्या पूछा है क्वेश्चन ने 1 plus iota Z अपॉन 1 माइनस आयोटा जेड. तो Z का वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करके नहीं होता क्या मतलब जो मुझे मेथड समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है कि हमने Z की जगह पे B प्लस आयोटा C अपॉन 1 प्लस A पुट किया और फिर एलसीएम लिया
इसमें क्या कैंसिल हुआ, b इंटू सी वाला टर्म, तो 2 टाइम्स आयोटा b 1 प्लस a। अब सी क्वेश्चन है सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 बोला हुआ है, तो c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के प्लेस पे a स्क्वायर लिख देंगे माइनस a स्क्वायर, और न्यूमरेटर को भी ओपन कर लिया, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। रिप्लेस किया तो न्यूमरेटर इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 2 आयोटा टाइम्स 1 प्लस a, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 प्लस 2ab। एक मिनट, 1 ये 1 भी हट जाएगा, हटेगा नहीं, एक और आ जाएगा। तो अभी ऊपर लिखा हुआ है 2 ओवरऑल कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस a प्लस आयोटा टाइम्स 1 प्लस a, और नीचे लिखा हुआ है 2 कॉमन लेके 1 प्लस सर वो ए स्क्वायर माइनस वन, क्या, ए स्क्वायर माइनस वन। अभी ठीक है, हाँ पर नीचे 2ac आ रहा है क्या? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये 1 प्लस ए माइनस आयोटा बी प्लस सी बनेगा, तो 1 प्लस ए प्लस सी माइनस आयोटा बी के कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओ 1 प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने रॉन्ग लिखा है। सब प्लस तो ए प्लस भी आएगा ना, हाँ तो उसमें प्लस ए प्लस सी भी आएगा ना। हाँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2c प्लस 2ac। अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने, या हाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे अपन ने 1 माइनस बी स्क्वायर लिखा, ठीक है, ये तो एक ही बात है। तो ये नंबर अभी आ गया क्या, 1 प्लस 1 प्लस 2a प्लस 2c प्लस 2ac। अभी ठीक है। तो अभी ये जो डिनोमिनेटर है, इसमें से 2 कॉमन लिया, तो देखो ब्रैकेट में 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस सी आ रहा है, और 1 प्लस ए ऊपर जैसे कैंसिल हो गया, तो ये a प्लस 1, मेरी कैलकुलेशन तुम लोग एक बार देख लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। a प्लस 1 भी हट जाएगा, तो a प्लस आयोटा, कॉल तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसमें कुछ b बच रहा था क्या? हाँ ठीक है। हाँ सर, न्यूमरेटर में b बच रहा है। हाँ मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और बेटर तो क्या ही कर सकते हैं। और तो कैलकुलेशन में क्या ही करें, अगर अपन जैसे ये जो लिखा हुआ है यहीं पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते थे तो कुछ होता। ये z इज इक्वल टू बी प्लस आयोटा सी अपॉन 1 प्लस ए लिखा हुआ है, हमें सिंस आयोटा z चाहिए तो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला नंबर आयोटा बी माइनस सी बन जाएगा अपॉन 1। अभी हमने अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, तो 1 माइनस 1 प्लस आयोटा z अपॉन 1 माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस आयोटा बी माइनस सी अपॉन 1 प्लस ए माइनस आयोटा बी प्लस सी। अब वो तो एक ही बात आ गई, कुछ खास बात नहीं है, तो फिर सेम ही है, आगे भी कोई ऐसा खास डिफरेंस आया नहीं।
वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x माइनस ln ऑफ e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन 2। तो ये शायद से वो हाइपरबोलिक वाला है तो इसलिए नहीं, ये cos hx वाला नहीं, प्रोबेबली। बट अपन तो नॉर्मली इसको ट्रीट करके सॉल्व करें तो इसको हम, अगर हमने e रेज टू पावर x कॉमन लिया तो ln ऑफ e रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं। हम्म लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया तो ये x माइनस मतलब x माइनस ln ऑफ 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 2 ये हो जाएगा। हाँ तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन बन गया सिंपली x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ln ऑफ 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 2। अब e रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 2 का जो लिमिट है, अच्छा लेकिन x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे ये वाला नंबर 0 को अप्रोच करेगा हाँ। तो हमारा आंसर माइनस ln ऑफ हाफ आ जाएगा बस। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ओ हाँ सर। Tangent to curve y is equal to x square plus 6 at 1,7 touches the circle x square y square 16x। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। सर पर इसका सर्कल के भी इक्वेशन में वो c वेरिएबल है ना, तो c नहीं मालूम। हाँ तो c तो आ जाएगा, और c चाहिए भी क्यों तुम्हें, क्योंकि यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ अब हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन है लेकिन उसमें c नहीं पता है, c नहीं पता है तो प्रॉब्लम ही नहीं, बिकॉज सर्कल का सेंटर तो पता है -8 और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लाइन इस पे टेंजेंट है, तो बस हमें इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए। तो सी का तो कोई यूज भी नहीं आ रहा। हाँ सर, वो रेडियस से इक्वेट है। ओके A circle centered at origin has exactly 2012 such points, so points on circumference whose both coordinates are integral। टू जीरो वन टू on points on circumference, then radius of circle is integer or root 2 times integer, x square plus y square is equal to 2012, मतलब x square plus y square is equal to कुछ भी r square अगर सर्कल है तो इसमें x और y the radius circle is integer or root 2 times integer। ये मल्टीपल करेक्ट है सर। कैसे बोलेंगे इस चीज को, तो x अगर
उससे भी तो सेंस नहीं बनेगा। एक्सेलरेशन में क्या दे रखा है इसमें? सर नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अगर x और y दोनों इंटीजर हैं, इस इक्वेशन के टोटल 2012 सॉल्यूशंस हैं। r क्या हो सकता है? अब r स्क्वायर तो डेफिनेटली इंटीजर होगा, लेकिन r तो √2 का मल्टीपल भी हो सकता है, √3 का भी हो सकता है। अभी इस लॉजिक से तो 2012 ही कैसे आएगा? 2012 के लिए अगर हमने 2012 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक 503 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। कुछ पॉइंट समझ आता है तो सर बात करें। सर इसमें ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं कि हमने 503 फॉर एक 4 में से एक क्वाड्रेंट में ले लिया और वो क्वाड्रेंट के सर्कल का पेरीमीटर फाइंड कर दिया, जैसे पाई आर बाय 2, और वो पाई आर बाय 2 को 503 से डिवाइड करके फाइंड कर दिया कौन से इवन पोजीशंस पे पॉइंट लोकेटेड है। मतलब यूनिफॉर्म नहीं, पोजीशन पे पॉइंट को डाल डाल के हम लोग ने देख लिया। पाई आर बाय 2 तो ये लेंथ ऑफ ये वाला आर्क हो गया, सर लेकिन तो तुमने इसको 503 के इक्वल क्यों किया? नहीं, डिवाइड कर दिया तो फिर वो आर्क पे हम लोग को पॉइंट मिल जाएंगे कि क्या डिस्टेंस पे पॉइंट है, फिर उससे कुछ कर सकते नहीं हैं। नहीं, और ऐसा फिर ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ये जैसे मान लो एक पॉइंट इंटीजर यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये सारे इक्वी डिस्टेंट होंगे, ये कैसे बोला? बट सर पाई है तो इंटीजर भी नहीं आएगा, वो इंटीग्रल पॉइंट चाहिए। हाँ मतलब पाई इरेशनल नंबर है तो आर वैसे भी रैशनल नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन में इस तरह से गिवन है इसमें कि आर जो है वो इंटीजर तो है ही, ये तो कंफर्म बात है, मतलब इंटीजर तो हो ही सकता है, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो एक ऑप्शन बोल रहा है कि आर √2 का मल्टीपल है, एक बोल रहा है आर √3 का मल्टीपल है, एक बोल रहा है आर √5 का मल्टीपल है एंड √7 का मल्टीपल है। ये अपन को चेक करना है कि आर इनका मल्टीपल हो सकता है या नहीं हो सकता, इंटीग्रल मल्टीपल। और ये वाले पॉइंट्स ओनली ऑन सर्कमफेरेंस। ठीक है, चलो देखते हैं, मतलब कुछ होगा तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन। A 4-digit number is randomly picked from all 4-digit numbers. The probability that the product of the digits is divisible by 3. 4-digit number का जो प्रोडक्ट है वो 3 से डिवाइड होने के लिए उनमें से एटलीस्ट 1 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, हाँ मतलब 3 सर। का मल्टीपल। तो ऑल केसेस माइनस नो 3 का मल्टीपल। सर इसको ऐसे कर सकते कि हम लोग ने 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 करके सिलेक्ट कर लिया एक इंटीजर। मिनट, 4C1 क्या है? मतलब 4 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लिया और उसका 3 का मल्टीपल होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा ना, क्योंकि एवरी नंबर हर 3 नंबर में एक 3 का मल्टीपल आएगा। A 4-digit number is randomly picked from the all द 4-digit नंबर। नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, लेकिन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे 0 आ सकता है। हाँ सर, समझा। तो अभी तो अपन ये कर लेंगे कि ऑल केसेस माइनस नो 3 का मल्टीपल इज सिलेक्टेड, और यहाँ पे 3 का मल्टीपल में मतलब कि इसके लिए अलग ध्यान रखना है, और यहाँ पे 3 का मल्टीपल 0 भी है। अगर 0 आ गया कोई प्लेस पे तो वो नंबर ऑलवेज 3 का मल्टीपल होगा। सर बट अगर नेक्स्ट 3 प्लेसेस पे भी 0 नहीं आ सकते तो फिर फर्स्ट प्लेस पे भी नहीं आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, जो मेरा मेथड है उसमें, क्योंकि 0 तो कोई भी प्लेस में नहीं आ सकता इधर। क्यों 0 क्यों नहीं आ सकता?
सर अगर 0 कोई भी प्लेस पे आ गया तो फिर वो तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा समझा समझा सर, समझा। इसमें ये 12th वाला भी पूछना है क्या, टू ऑब्टेन अ गोल्ड कॉइन वाला? हाँ सर, हाँ सर। टू ऑब्टेन अ गोल्ड कॉइन 6 men all of different weight are trying to build a human pyramid. If someone not in the bottom row is supported by each of the two closest people beneath him, and nobody can be supported by anybody of lower weight. मतलब कि उनको कुल मिला के इनको वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ये तो एक कंडीशन एक तरह से। अगर इनका अपन वेट जो है वो W1 ग्रेटर देन W2 एंड सो ऑन मान लें, तो जो लीस्ट वेट वाला पर्सन है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या समझ आ रहा है? सर मतलब 3 सबसे नीचे लेयर में 3, फिर 2, फिर 1 सर, पर हाँ, मतलब वो सिलेक्शन तो एक ही तरीके से होगा कि नीचे 3 ऊपर 2 और ऊपर 1, बट उसको अरेंज करने में 3 into 2 नहीं हो जाएगा क्या? बट नीचे के 3 में भी और एक अरेंजमेंट आएगा ना, नीचे के 3 में और हाँ नीचे के सर, उसको गिन के लाइक 3 सेलेक्ट कर लिए जो सबसे ज्यादा वेटेड है, और उनको नीचे रख के उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और अरेंजमेंट को, और ऊपर वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, अगर अपन 3 पर्सन की बात करें तो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो क्या सेम, अगर वो पर्सन ABC है तो ABC को ऐसे खड़ा करो या ABC को ऐसे खड़ा करो, ये कहाँ मैटर करेगा? बिकॉज उसके ऊपर जो 2 पर्सन खड़े हैं वो तो इन तीनों से कम वेट वाले ही हैं। हाँ सर, समझा। नहीं, लेकिन इस केस में फिर मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो फेवरेबल केस एक ही आ रहा है, और टोटल केसेस के लिए 6 पर्सन के एक 3 का ग्रुप, एक 2 का ग्रुप और एक 1 का ग्रुप ऐसे बना लेंगे। बट ये तो कोई ऑप्शन में लिखा भी नहीं है, बिकॉज ये कितना आ रहा है 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ रहा है ये। अगर अपन ने ABC को चलो यहाँ पे लिया तो ABC मतलब चलो ये अगर हमने बेस को कैसे भी फिक्स कर लिया तो जो D और E पर्सन हैं उनमें से D यहाँ पे आएगा, और ये एक लाइन में अरेंज्ड है क्या? सर मैंने लाइन मान के ही सॉल्व किया था इसको। अच्छा, अगर A B और C ऐसे लाइन में है तब तो फिर मैटर करेगा, और अगर ABC लाइन में है तो फिर D और E। अगर चलो अपन फेवरेबल छोड़ दे, पहले टोटल की बात करो, ये लाइन में है तो लाइन में अरेंज करने के लिए अपन क्या बोलेंगे कि ये तो सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज हो गए। सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट करने के लिए अब जो सबसे नीचे रो है उसको उसके 3 पर्सन को 3 फैक्टोरियल से फिर 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज तो फिर 6 फैक्टोरियल आए। अब फेवरेबल में क्या कि अगर हमने नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, फेवरेबल में क्या कि अब ये वाला पार्ट तो लेना ही नहीं है क्योंकि ऑर्डर जो है वो वेट के अकॉर्डिंग अपन ने फिक्स कर लिया। अब ये वाला पार्ट अगर नहीं लेना है तो जो नीचे 3 लोग हैं उन तीनों को 3 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल फिर 1 फैक्टोरियल। अब भी बात तो सेम ही आ रही है, अरेंजमेंट भी कर लिया तो भी।
इसका स्टेटमेंट थोड़ा क्लियर नहीं है. इफ समवन नॉट इन द बॉटम रो इज सपोर्टेड बाय ईच ऑफ द टू क्लोजेस्ट पीपल बीनीथ हिम. इफ समवन सर उसको शायद वो ट्रायंगल वाले मेथड में अरेंज करना है, क्योंकि इधर दिया है कि टू क्लोजेस्ट पीपल टू हिम, तो फिर वो शायद मैटर करेगा किसके बीच में रखा है इनको. अगर ट्रायंगल वाले मैथ उसमें मुझे जो प्रॉब्लम लगी थी वो ये थी कि अगर मान लो चलो अपन ने बेस में तो ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, अब जो उसके ऊपर 2 पर्सन्स हैं वो कहाँ पे आएंगे, इन साइड्स पे आएंगे या फिर कौन सी साइड्स पे आएंगे? चलो पता नहीं, मतलब मुझे क्लियर नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ समझ आता है तो देखते हैं. 3 A's, 3 B's and 3 C's are placed in 3 to 3 matrix, but that no row or column contains two identical letters can be expressed as P by Q. अगर अपन को ABC को अरेंज करना है तो ABC, BCA, CAB साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करने के टोटल 3 वेज हैं. अगर अपन ने फर्स्ट प्लेस पे 3 फिक्स किया तो सेकंड प्लेस पे बी या सी में से कुछ लिखा जा सकता है. अगर अपन ने सेकंड प्लेस पे बी को फिक्स कर लिया तो ये वाला प्लेस तो एक ही वे से फिल हो सकता है. ठीक है, अब अगर यहाँ पे अपन ने ए को फिक्स कर दिया था तो यहाँ पे अगेन सेम पॉइंट है कि बी और सी में से कुछ भी आ सकता है. अगर यहाँ पे बी आ गया यानी कि बी और सी में से कुछ भी आ सकता है, तो बी आ गया. और अगर यहाँ पे बी फिक्स कर दिया तब तो फिर आगे फिक्स ये बस ये बनेंगे टोटल केसेस फिर तो. सर बट इसमें ये भी तो केस आ गया कि हमने ए बी सी ऊपर रख दिया और हमने ए के नीचे सी रख दिया और दूसरे और सी के नीचे ए रख दिया, तो फिर बी के नीचे तो बी आ गया. नहीं आया ना, अपन ने ए बी सी ऊपर रख दिया है ना, अब ए के नीचे बोलो क्या? ए के नीचे सी रख दिया हाँ, और सी के नीचे ए रख दिया. नहीं ऐसा नहीं किया ना अपन ने. अगर अपन ने ए के नीचे सी फिक्स कर दिया तो मतलब ये वाला 3 इस ए को फिक्स करने का था, ये वाला 2, ये वाला 1 और ये वाला, यहाँ तक के नंबर समझ आ गए. हाँ सर. इसका तो अपन ने कुछ लिखा ही नहीं. इसका मतलब कुछ नहीं लिखा का मतलब क्या हुआ कि ओनली जो पॉसिबिलिटी है वो ए की पॉसिबिलिटी है. वो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे, यानी कि इनको तो अब हमने एक ही मेथड से लिखा है और वो यही मेथड है. इनको फिक्स कर दिया अपन ने. हाँ सर समझा. Two friends visit a restaurant randomly during 5 p.m. to 6 p.m. Among the two, whosoever come first, wait for 15 minutes and then leave. For that, they will meet. तो उनका जो डिफरेंस है आने का वो लेस देन 15 मिनट्स होना चाहिए. सर इसमें ऐसे कर सकते कि हमने 60 मिनट्स में से 60 सी 15 करके 15 मिनट सेलेक्ट कर लिए और वो 15 मिनट्स में से कोई मिनट सेलेक्ट कर दिए ताकि वो दोनों मीट हो रहा है. नहीं 60 सी 15 में से 15 मिनट सेलेक्ट किए तो इसका मतलब तुम ये अभी जो बोल रहे हो वो टोटल के लिए बोल रहे हो या फेवरेबल के लिए बोल रहे हो? सर लाइक सबसे पहला जो आएगा 15 मिनट्स के लिए बैठने उसका सिलेक्शन. नहीं तो 60 सी 15 तो कुछ मतलब बात बनी नहीं ना, बिकॉज जैसे 5 to 6 PM का टाइम ये है तो फर्स्ट पर्सन तो कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो वो एग्जैक्टली 6 o'clock भी आ सकता है. इसमें मतलब अच्छा चलो ये मान लेते कि अगर उनको टू फ्रेंड्स विजिट रेस्टोरेंट रैंडमली ड्यूरिंग 5 to 6, तो इसका मतलब कि जो लेटेस्ट एंट्री हो सकती है वो 5:45 तक ही हो सकती है, क्योंकि उसको 15 मिनट तो वेट करना है, तो 6 मिनट तक तो 6 o'clock तक तो उसको वेट करना ही पड़ेगा. तो अगर अपन ये बोलें कि इन दोनों पर्सन के आने के लिए ये टोटल केसेस हो गए और फेवरेबल में क्या है कि वो 15 मिनट के डिफरेंस पे कहीं भी आ जाए. तो वो लोग 6 PM को भी आ ही सकते हैं ना, क्योंकि विजिट का टाइम लिखा है वो
6:15 को सर लीव बट कर सकता है। 6 PM को आएंगे तो फिर वो लोग तो मीट ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि 6 PM को आएंगे तो दूसरा बंदा तो आ ही नहीं पाएगा। नहीं मतलब ऐसा कुछ हुआ हो कि एक बंदा 5:48 को आया हो और एक बंदा 6 o'clock आया हो, तब तो मीट कर ही जाएंगे। सर तो मतलब इसमें 60C1 लेंगे क्या, कोई 1 मिनट सेलेक्ट करने के लिए? देखना पड़ेगा भी क्या मीनिंग हुआ इसका, क्योंकि एक काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस इंटरवल चल रहा है ये। अगर ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल है और हमने सिर्फ इनिशियल टाइम फिक्स कर लिया, तो हम ये बोल रहे हैं कि अभी फर्स्ट पर्सन मान लो वो x टाइम के बाद आता है और सेकंड पर्सन y टाइम के बाद आता है, y मिनट्स के बाद आता है, तो x और y दोनों 0 से 60 हो सकते हैं, लेकिन x माइनस y का मॉड ये लेस देन 15 होना चाहिए। समझ आ रही है क्या? हाँ सर। अब इसको अपन ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी से करें तो टोटल केसेस तो हो गए ये वाले, लेकिन फेवरेबल केसेस का इसका मीनिंग हो गया कि x माइनस वाई जो है वो -15 to 15, x माइनस वाई इक्वल टू 15 कौन सी लाइन बनेगी? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 15 और y 0 पे सॉरी y माइनस, चलो ये बना लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे y 15 और y 0 पे x माइनस 15। और सेकंड लाइन ये बन जाएगी, थोड़ा सा प्रॉपर मैं डायग्राम बनाऊं। सर ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी सिखाया नहीं है। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी जब भी सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट केसेस होते हैं तो अपन ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं, बट यहाँ पे इनफाइनाइट केसेस नहीं हो रहे हैं ना। है ना? क्योंकि 0 से 60 में अगर अपन टाइम की बात करें तो वो तो किसी भी सेकंड भी आ सकता है ना, मतलब अपन मिनट ही, अपन टाइम का स्मॉलेस्ट केस मिनट ही क्यों ले रहे हैं, इनफैक्ट सेकंड ही क्यों ले रहे हैं, वो तो कभी भी आ सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर x जो है उस वो टाइम है जब फर्स्ट पर्सन आया है 5 बजे के बाद, तो 5 बजे के बाद वो 5 बज के और x टाइम पे समथिंग वो फर्स्ट पर्सन आया है और सेकंड वाला y पे आया है, तो हम बोल रहे हैं कि x और y दोनों ही 0 to 60 लाई करने चाहिए। तो इसका जो फेवरेबल केस है वो तो ये स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, और जो सॉरी टोटल केस, और जो फेवरेबल केस है कि उन दोनों का जो टाइम है उसका जो डिफरेंस है वो लेस देन 15 मिनट्स होना चाहिए। तो इसका मतलब कि x माइनस वाई जो है वो -15 to 15 लाइन करना चाहिए। तो इसका जब डायग्राम बनेगा तो एक लाइन तो ये बन जाएगी दो पैरेलल और लाइन। एक लाइन ये बन जाएगी, तो ये वाला जो एरिया है ये फेवरेबल एरिया हो जाएगा। तो दिस एरिया अपॉन कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। मतलब कि ये एक, जैसे अगर तुमने किया हो क्वेश्चन, अरे यार 6 बज गए क्या, मेरी क्लास हो गई। एक लास्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट जो भी डाउट क्लास होगी या तुम्हारी जो भी अलग डाउट क्लास है ना उनमें डिस्कस कर लेना। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो कि अगर कोई एक रॉड है और उसका लेंथ L गिवन है, अगर हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो 3 पार्ट्स एक ट्राइंगल बना लेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? तो इसका जो टोटल केस है उसमें तो कंडीशन क्या बनेगी कि सिंस ये 3 पार्ट्स हैं तो जो ये तीनों पार्ट्स हैं एक्स वाई और L माइनस एक्स माइनस वाई ये पॉजिटिव होने चाहिए, जबकि फेवरेबल की कंडीशन है कि ट्राइंगल की दो साइड का जो सम है वो थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए। अब ये सिचुएशन है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की, तो अभी अपन जब इस वाले सिचुएशन में डायग्राम बनाते हैं तो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई लेस देन L, तो ये वाले सारे केस आ जाएंगे। तो टोटल एरिया जो है वो हाफ इंटू L आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन l/2, x तो कैंसिल हो गया, y लेस देन l/2, x लेस देन l/2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा x प्लस वाई इक्वल टू l/2 x और y लेस देन l/2, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो जो फेवरेबल एरिया है वो हाफ इंटू l/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अपना जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है वो 1/4 आ जाएगा, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, ये है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। और ये अपन क्योंकि इस केस में लेंथ के लिए अपने पास मतलब ये एक तरह से इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं, हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो अपन ने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल का यूज किया है। सर ऐसा नहीं कर सकता कि 60 में से 1 मिनट सेलेक्ट कर लिया और जो उस 15 मिनट में वो बैठा है उन 15 मिनट में से कोई 1 मिनट सेलेक्ट कर लिया 15C1 से? सर तो फिर तो मीट कर लेंगे ना वो लोग। 60 में से 1 मिनट सेलेक्ट कर लिया मतलब कि कौन से पर्सन के लिए है? सर जो सबसे पहले आएगा। ठीक है, वो सबसे पहले मतलब तुम बोल रहे हो कि टोटल केसेस 60C1 ऐसे? हाँ सर। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर फेवरेबल के लिए क्या बोल रहे हो? सर जो नेक्स्ट बंदा आएगा उसको 15C1 से कर लिया क्योंकि फर्स्ट बंदा तो 15 मिनट्स के लिए बैठने वाला है। नहीं तो तुमने ये मतलब ओनली अगर अपन फेवरेबल को समझे तो ये तुमने कहीं कंसिडर नहीं किया कि ये जो फेवरेबल है इसके 15 मिनट्स कौन से हैं? या तो तुम ये बोलो, अच्छा तुम ऐसे बोल सकते हो, एक मिनट रुको, ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट पर्सन तो 60C1 से कहीं भी आ गया, सेकंड पर्सन भी 60C1 से कहीं भी आ गया, अगर अपन स्मॉलेस्ट केस मिनट लेके चल रहे हैं। फेवरेबल में क्या कि फर्स्ट पर्सन अगेन, ये ज्यादा लॉजिकल है, फर्स्ट पर्सन अगेन 60C1 से कभी भी आ गया और सेकंड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन आया उसके 15 मिनट्स के इंटरवल में कभी भी आ गया, ऐसे बोल सकते हो। हाँ सर मैं वही बोल रहा था अभी। ये ठीक है, ये तो सर लॉजिक ठीक है। सर मैंने किया पर इससे आंसर मैच नहीं हो रहा है। पर क्योंकि इसमें वो केस भी आ रहा है ना कि पहला, क्योंकि अगर पहला बंदा 501 पे आ रहा है, 51 पे, तो सेकंड पर्सन कैन कम एट बिफोर दैट आल्सो ना, वो 458 को भी आ सकता है, उससे भी वो मैच सर करेगा। बट 5-1 अगर हो गया तो सेकंड बंदे का भी मान सकते कि सेकंड बंदा पहले आ गया और फर्स्ट बंदा बाद में आ गया। सर ये तो मैटर नहीं कर रहा कि कौन सा बंदा पहले आ रहा है, ऑर्डर थोड़ी मैटर कर रहा है इसमें। ऑर्डर तो मैटर नहीं करता, पर अपन ने यहाँ पे ऑर्डर मतलब ये मान के सॉल्व किया कि अपन ने ए पर्सन पहले आया बी पर्सन बाद में आया, मतलब कि अपन ने ऑर्डर फिक्स किया है। सर तो फिर 2C1 करके ऑर्डर ही हटा सकते हैं। सिक्सटी मिनट्स के इंटरवल में से 15 मिनट्स का कोई भी एक इंटरवल सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं? नहीं बट पॉइंट यही है ना कि यहाँ पे तो आ सकता है, ये वाले 15 मिनट्स भी हो सकते हैं। एक बार देखना इस वाले पॉइंट, ये जो मैंने मेथड बताया था इसमें ये 15 है और ये 60 है, तो ये हो रहा है 45 तो 60 इंटू 60 और यहाँ पे 2 टाइम्स 45 इंटू 45,
15 से डिवाइड किया, अरे ये तो सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ सर, ये मेथड से आंसर करेक्ट आ रहा है 60 नहीं, जो मैंने जो पहले लिखा था वो रॉन्ग था, ये मेरा सर। वो तो मतलब 1 से माइनस करने के तो आ जाएगा हाँ हाँ 1 से माइनस करने के बाद, ठीक है। तो ये तो मतलब एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, पर इसमें वो ये कि कौन सा केस, कौन सा पर्सन पहले है कौन सा पर्सन बाद में, वो मैटर कर रहा है। यहाँ तो अपन ने मॉड लगा लिया तो वो चीज खत्म हो गई। सर। एक बार 2 देखो से ये 1 से नहीं कर सकते क्या कि 2 में से एक जन नहीं नहीं सेलेक्ट कर लिया? नहीं नहीं होगा प्रॉब्लम यहाँ पे। ये भी नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि वो पर्सन, मतलब अपन ने जो 60C1 लिया है, मान लो वो 60 वाला नंबर यहाँ पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ले लिया, तो अपन फिर 15C1 कौन सा बोल रहे हैं, फिर तो अपन को 15C1 इस साइड में बोलना पड़ेगा। और अगर अपन ने इस साइड में बोला तो इसके लिए इस साइड में जाने के लिए 2 ऑप्शंस नहीं है। समझ आ रहा है? जो तुम 2C1 वाला केस बोल रहे हो वो क्या था कि हाँ अगर वो सर। पर्सन 30 मिनट पे आता है तो अपन यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन 60 मिनट पे आता है तो फिर अपन यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑलवेज 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सर तो तो अभी इसको देख, ऐसे मेथड से नहीं कर सकते क्या, सिलेक्शन से? मतलब इसको ग्राफ से करना पड़ेगा? अभी तो मुझे इससे कोई सॉल्यूशन समझ आ नहीं रहा, और ये वाला सॉल्यूशन है, पर तुम देख लो। ठीक है सर। सर इसका अभी अपन, पीडीएफ भेज सकते हो क्या? हाँ मैं ना ये थोड़ा अभी बाद में शेयर कर देता हूँ पीडीएफ, मेरी अभी क्लास है तो शाम को 9 बजे के बाद में शेयर करता हूँ रात को, है ठीक ना। है सर। चलो अभी और रिमेनिंग जो डाउट्स है तुम्हारे, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अपन तब डिस्कस करेंगे अभी, है ना। ठीक है, यस थैंक सर। यू सर। थैंक यू ओके सर। चलो।